वाल्टर पेंक के अपर्दन चक्र की संकल्पना। पेंक से पहले डब्ल्यू.एम. डेविस ने अपर्दन चक्र पर अपने विचार प्रकट किए तथा बताया कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था के प्रतिफल होते हैं। इस डेविस की कई विद्वानों ने आलोचनाएं की। उन आलोचनाओं के उपरांत वाल्टर पेंक ने 1924 में अपनी बुक में लिखा, जो बुक डाई-मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, उसका अंग्रेजी रूपांतरण 1953 में आया, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स, जिसमें उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और उसकी जो मान्यताएं थी, उन सबसे पहले हम मान्यताओं की बात करते हैं। पहली मान्यता थी उत्थान एक धीमी प्रक्रिया है और लंबे समय में संपन्न होती है। इसके उपरांत उन्होंने 3 दशाएं बताई, वैक्सिंग अपलिफ्ट, यूनिफॉर्म अपलिफ्ट और वेनिंग अपलिफ्ट, अर्थात विकास। उसके बाद अपर्दन तथा उत्थान उन्होंने बताया कि अपर्दन तथा उत्थान साथ साथ प्रारंभ होते हैं। और उन्होंने अपर्दन चक्र की तुलना मानव से उन्होंने बताया कि अपर्दन चक्र की तुलना मानव से करना व्यर्थ है, क्योंकि मानव जीवन में विभिन्न अवस्थाओं के मध्य निश्चित समय अंतराल होते हैं जो अपर्दन के साथ संभव नहीं है, क्योंकि अपर्दन की क्रिया कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे चट्टानों की कठोरता, ढाल प्रवणता, प्रक्रम की प्रकृति इत्यादि। अतः पेंक ने अवस्था की संकल्पना को अस्वीकार करते हुए अपर्दन की 5 दशाओं का वर्णन किया। सर्वप्रथम दशा को उन्होंने अपलिफ्ट प्रथम अवस्था कहा। इस अवस्था में उत्थान के साथ फैलते हुए गुंबद को उन्होंने प्राइमारंभ कहा और इससे अपर्दन चक्र की शुरुआत होती है। अब पेंक के अपर्दन चक्र से संबंधित सिद्धांत की शुरुआत प्राइमारंभ से होती है और प्राइमारंभ उन्होंने उत्थान के साथ फैलते हुए गुंबद को कहा। लंबवत कटान की अधिक सक्रियता के कारण उच्चावच में वृद्धि होती है। उत्थान की दर निम्नीकरण की दर से ऊंची होती है, अतः स्थलखंड की जो निरपेक्ष ऊंचाई है उसमें वृद्धि होती है। और वस्तुतः ये विकासोन्मुख उत्थान का काल होता है। पेंक ने बताया कि जो प्रथम अवस्था है उस अवस्था में उत्थान की दर अधिक होती है और निम्नीकरण की दर कम होती है, जिसके कारण स्थलखंड की निरपेक्ष ऊंचाई में वृद्धि होती है और इसे उन्होंने विकासोन्मुख अवस्था कहा। द्वितीय अवस्था, इस अवस्था में उत्थान जारी रहता है, परंतु अभी भी उत्थान की दर जो निम्नीकरण की दर से अधिक है, अतः स्थलखंड के निरपेक्ष ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, परंतु उत्थान समरूप दर से चल रहा है। चूँकि लंबवत और पार्श्विक अपर्दन दोनों समान दर से सक्रिय है, अतः उच्चावच स्थिर है। अर्थात पेंक के अनुसार जो द्वितीय अवस्था है, इस अवस्था में उत्थान तो चल रहा है, उत्थान के साथ साथ लंबवत अपवर्धन भी चल रहा है और लंबवत अपवर्धन के साथ क्षैतिज अपवर्धन भी। इसके कारण जो उच्चावच, क्षैतिज अपवर्धन होने से जो उच्चावच है वो स्थिर रहता है। जितना ऊंचा उठा उतना कटाव हो गया और जितना कटाव हुआ उतना क्षैतिज कटाव हो गया, तो उच्चावच लगभग स्थिर रहता है। तृतीय अवस्था, उत्थान ह्रासोन्मुख दशा में प्रवेश। इस अवस्था में उत्थान जो है वो ह्रासोन्मुख दशा में प्रवेश कर चुका होता है, अर्थात उसकी गति कम हो जाती है। फलतः उत्थान की दर एवं निम्न की दर बराबर होती है, जिससे स्थलखंड के निरपेक्ष ऊंचाई में कोई वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। अर्थात उन्होंने कहा कि जो उत्थान की दर है वो और जो निम्नीकरण की दर है, वर्टिकल जो इरोजन है उसकी दर है, दोनों समान होती है। उसके कारण जो उच्चावच, निरपेक्ष उच्चावच है उसमें कोई वृद्धि नहीं होती, उच्चावच पूर्ण स्थिर होता है। चौथी अवस्था में पेंक ने माना कि उत्थान जो था वो पूर्ण रूप से बंद हो चुका है, जबकि अपवर्धन जारी है, अतः स्थलखंड की निरपेक्ष ऊंचाई में ह्रास होता है, परंतु उच्चावच स्थिर होता है। पांचवी अवस्था, वेनिंग अवस्था। इस अवस्था में अपवर्धन की क्रिया जारी है, परंतु पहले की दशाओं की तुलना में
जो पहले की दशा थी उनकी तुलना में अपर्दन की सक्रियता काफ़ी कम हो चुकी होती है, तथापि पार्श्व अपर्दन के अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय होने के कारण उच्चाव में ह्रास होता है एवं अंततः संपूर्ण भूखंड आकृति विहीन मैदान एंड्रम में परिणत हो जाता है तथा अर्धातल के समूह पहुंच जाता है। अर्थात पेंग के अनुसार पांचवी अवस्था में अपर्दन की क्रिया जारी है और पहले की दशाओं की तुलना में अपर्दन की सक्रियता कम हो जाती है, परंतु जो लेटरल इरोजन है वो अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय होता है। उसके कारण उच्चावच जो है उसमें ह्रास होता है और इसके कारण संपूर्ण जो भूखंड है वो आकृतिहीन मैदान एंड्रम में परिणत हो जाता है तथा अर्धातल के समीप पहुंच जाता है। पेंग की इस प्रकार पेंग ने अपने सिद्धांत में 5 दशाएं मानी और उन 5 दशाओं में अपर्दन उत्थान किस रूप में कार्य करता है और उच्चावच पे क्या प्रभाव पड़ता है, समान दर से विकास, असमान दर से विकास, घटती हुई दर से विकास, इनको अलग अलग भागों में बांटा और बताया कि किस प्रकार से उच्चावच का विकास होता है। जब हम पेंग के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें तो पेंग की सबसे बड़ी खामी यह है कि उन्होंने सेकंड, थर्ड और चतुर्थक दशा में लंबवत एवं क्षैतिज कटान को समान दर से सक्रिय होने बताया। परिणाम स्वरूप इन तीनों दशाओं में रिलीफ स्थिर होता है, परंतु ये व्यवहारिक नहीं है। पेंग का सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि उन्होंने बताया कि अपर्दन तथा उत्थान को साथ साथ प्रारंभ होते हुए बताया। ये पेंग का सबसे बड़ा योगदान है। डेविस की संकल्पना की तुलना में पेंग की डेविस की संकल्पना पेंग की तुलना में अधिक व्यवहारिक तथा तर्कसंगत है। यद्यपि अवस्था संकल्पना में कुछ सुधार की आवश्यकता प्रतीत होती है। साथ ही अपर्दन चक्र के दौरान यदि भूखंड में उत्थान अथवा अवदसाव होता है तो इससे अपर्दन चक्र में उत्पन्न होने वाले बाधाओं को भी ध्यान में रखना होगा। यद्यपि हाल के वर्षों में क्लाइमेटोजेनिक जियोमॉर्फोलॉजी के संदर्भ में इस रूपों के विकास को समझाया जा सकता है। इस प्रकार अपर्दन चक्र की जो संकल्पना है उसके 2 सिद्धांत डेविस और पेंग, उनका हमने अध्ययन किया। थैंक यू।